ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम चालू करने वाले हैं पावर एंगल इक्वेशन, और वो भी किसकी, सिलेंड्रिकल रोटर और नॉन साइलेंट पोल रोटर। जो साइलेंट पोल मशीन है दैट इज नॉन सिलेंड्रिकल, उसके लिए हम अलग करेंगे। तो दोनों का इक्वेशन डिराइव करेंगे हम, अल्टरनेटर की और मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट भी देखेंगे, और इक्वेशन पावर इक्वेशन भी हम डिराइव करेंगे इसकी आज, है ना। तो सबसे पहले आज हम अल्टरनेटर करेंगे। तो ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ कि नॉर्मल अगर हम पावर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, V इंटू आई करते हैं। तो डीसी मशीन के अंदर भी आपने यही किया था, V इंटू आई। उसमें दोनों किया था आपने, एक तो आउटपुट पावर, एक डेवलप पावर, है ना, है ना। तो V इंटू आई हो गया आपका, ठीक है। और आपका डेवलप पावर क्या हो गया, EB इंटू आई। ये आप देखे थे डीसी मशीन के अंदर। ओके, सो इन डीसी मशीन यू हैव सीन दिस। बट यहाँ पे और डीसी मशीन और एसी मशीन में क्या है, यहाँ पे थ्री फेज है, तो हम देखते थे वोल्टेज इनटू आई का कॉन्जुगेट करते हैं, है ना। तो ये आप देखना आई कॉन्जुगेट क्यों करते हैं, मैंने सर्किट में बताया था आपको, ट्रांसफॉर्मर में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों निकालेंगे, डेवलप पावर और आपका आउटपुट पावर। तो ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट हम पहले से डिराइव कर चुके हैं अपने अल्टरनेटर का। कुछ नहीं है, अगर अगर हमें मोटर का अगर बनाना होता तो कुछ नहीं करना होता, ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, क्योंकि तब हम सप्लाई देते और यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज होती, है ना। EF वॉज आवर आउटपुट और ये मेरा इनपुट होता। बट अब जनरेटर के केस में, अल्टरनेटर के केस में, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट। और ये भी इनपुट मत मानो, इसको ये कह सकते हैं हम डेवलप वोल्टेज है ये, EF डेवलप वोल्टेज, एंड दिस इज माय आउटपुट पावर, यहाँ मिलेगा और यहाँ पे डेवलप्ड पावर मिलेगा। ओके, तो ये हम देख चुके हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम पावर एंगल इक्वेशन क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये आर्मेचर है, जो इक्वेशन है, वो आर्मेचर करंट के फॉर्म में नहीं लानी, हमें लानी है इस डेल्टा के एंगल में। व्हाट इज दिस, डेल्टा, EF डेल्टा, है ना। मैंने रेफरेंस किसको माना है, टर्मिनल वोल्टेज को। तो इस टर्मिनल वोल्टेज से, यानी V और EF, ये टर्मिनल वोल्टेज है, दिस इज माय डेवलप वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम कहते हैं डेल्टा, और इसको ही हमने कह दिया पावर एंगल। क्यों कहते हैं पावर एंगल, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो दिस इज द केस। ओके, अब EF डेल्टा, अब इन पावर एंगल इक्वेशन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ पावर और द पावर एंगल डेल्टा, है ना, ऑन द पावर एंगल डेल्टा। यानी हमारी जो पावर इक्वेशन आएगी वो प्योरली प्योरली किस पे डिपेंड करेगी, इस डेल्टा पे। इसलिए हम इस एंगल को क्या कहते हैं, पावर एंगल, है ना। कैसे डिपेंड करेगी वो देखते हैं। एंड द इक्वेशन इज डिराइव्ड इन सच अ मैनर दैट आर्मेचर करंट डज नॉट अपीयर इन द इक्वेशन। आर्मेचर करंट को हम एलिमिनेट करेंगे। तो अगर आउटपुट पावर की अगर हम बात करें तो आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर मतलब आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज, ये रहा VT, इनटू आर्मेचर करंट, ये रहा आर्मेचर करंट, बट IE का कॉन्जुगेट लेंगे। तो देखो अभी ये क्या है, मैंने ये सर्किट जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या था, पर फेज सर्किट है ना। ये सारी पर फेज क्वांटिटी, भूल मत जाना। ओके, अगर थ्री फेज पावर निकालना होगा तो क्या करोगे, जो भी ये सिंगल फेज पावर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सही है, 3 × V2 है। तो अब जितनी भी क्वांटिटी हम डेरिवेशन करेंगे वो पर फेज करेंगे। ओके, चलो अब IA, अब सर्किट बचा है सिर्फ, अब सर्किट के लॉज लगेंगे यहाँ पे, सिंपल KVL लगेगा, उससे अपनी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं आर्मेचर करंट को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे IA को क्या लिख सकता हूँ, EF डेल्टा माइनस VT डिवाइडेड बाय दिस RA प्लस JXS, क्या है मेरा Z, है ना। ये रहा IA इज इक्वल टू EF। अब सबको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखना, एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें एंगल ही लिया है इसमें। EF की जगह क्या आ जाएगा, EF डेल्टा माइनस VT एंगल 0 डिवाइडेड बाय Z RA प्लस JXS, ठीक है। अब EF डेल्टा आ गया माइनस VT एंगल 0 आएगा, और RA प्लस JX का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं, इंपेडेंस, ZS, सिंक्रोनस इंपेडेंस, है ना। और एंगल क्या आ गया, थीटा। थीटा एंगल कैसे निकालोगे, थीटा एंगल निकलेगा tan इनवर्स XS बाय RA, है ना। तो इसे हम थीटा एस को इंपेडेंस एंगल बोलते हैं, और ZS मेरा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंपेडेंस, EF मेरा इंड्यूस वोल्टेज, VT मेरी टर्मिनल वोल्टेज, ये रेफरेंस है, डेल्टा मेरा क्या हुआ, पावर एंगल, है ना। तो देखो आउटपुट एस, एस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस रिप्रेजेंट दी अपेरेंट पावर, ये सब हम सर्किट में देख चुके हैं। दिस इज माय अपेरेंट पावर। ओके, अपेरेंट पावर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, ये देख चुके हम, P और Q।
दिस इज एक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर। तो हम एस आउटपुट निकाल रहे हैं, और एस आउटपुट कैसे निकलते हैं, वी इंटू कॉन्जुगेट। ये पी नॉट ना करके एस नॉट लिखो इसको, है ना, ये कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। और एक्टिव पावर कैसे निकलता है, वी आई कॉस फाई, और रिएक्टिव पावर कैसे निकलता है, वी आई साइन फाई। फिर से ध्यान रखना, अभी हम पर फेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, पर फेज में ही चलेगा पूरा थ्रू आउट, क्योंकि हमारा सर्किट भी मैंने पर फेज पे बनाया। ओके, नाउ वीटी इंटू आई कॉन्जुगेट, वीटी की जगह क्या लिखेंगे, वीटी एंगल जीरो। कोई भी इक्वेशन समझ में नहीं आया ना, कोई भी स्टेप प्लीज पूछ लेना, बहुत सिंपल है ये। वीटी एंगल जीरो, आई ए की जगह क्या लिखा हमने, यही ई एफ डेल्टा माइनस वीटी एंगल जीरो जेड एस का थीटा एस का कॉन्जुगेट, ये देखो कॉन्जुगेट आएगा, है ना। अब कॉन्जुगेट, अब मैंने क्या किया, ई एफ जेड डेल्टा को जेड एस से डिवाइड कर दिया, इसको भी जेड एस से डिवाइड कर दिया, ओपन अलग अलग हो गए अपने। और कॉन्जुगेट अभी करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट में जो भी एंगल है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये डेल्टा माइनस थीटा एस है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एस माइनस डेल्टा। ये माइनस थीटा एस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा एस। सीधे कॉन्जुगेट मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब इसको मैंने थोड़ा ओपन किया, तो मेरा ये आ गया एस आउटपुट इक्वेशन, वी टी ई एफ अपॉन जेड एस एंगल थीटा एस माइनस डेल्टा, माइनस वी टी का स्क्वायर अपॉन जेड एस एंगल थीटा एस। दिस इज द एपरेंट पावर, आउटपुट पावर, है ना, ध्यान रखना। अब रियल पावर निकालोगे तो कैसे निकलोगे, जो भी एंगल है उसका कोसाइन ले लो। तो इसका अगर हम लेंगे तो वी टी ई एफ अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा, है ना, कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा, और ये कॉस थीटा एस। सो दिस इज द आउटपुट रियल पावर। ये कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ पे, इस टर्मिनल पे। ओके, क्यू आउटपुट कैसे निकालोगे, साइन ऑफ, साइन थीटा एस माइनस डेल्टा, ये आ जाएगा साइन थीटा एस, है ना। सिंपल डेरिवेशन आराम से कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। तो दिस इज रियल पावर और दिस इज रिएक्टिव पावर। अब देखो कैसे ये पावर एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे बताओ थीटा एस, देख लेते हैं। वीटी टर्मिनल वोल्टेज, ये कांस्टेंट है कि नहीं, देखो वीटी टर्मिनल वोल्टेज, अगर इसको मैंने बस बार पे कनेक्ट किया, इनफाइनाइट बस बार, इनफाइनाइट बस बार का मतलब होता है ट्रांसमिशन लाइन जिसकी फिक्स है वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन अगर 11 केवी की वोल्टेज लाइन है तो ये 11 केवी, यानी टर्मिनल वोल्टेज तो मेरी क्या हो गई, फिक्स, है ना। वीटी भी मेरा फिक्स हो गया। दूसरा ईएफ इंड्यूस ईएमएफ, ये किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड करंट पे, जो कि डीसी वाइंडिंग है, उसको भी हमने कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, और एक्साइटेशन भी आपका डीसी वोल्टेज फिक्स कर दिया, तो ईएफ भी क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। अब आर ए प्लस जे एक्स एक्स, ये भी मशीन का फिक्स हो जाता बनते ही, तो जेड एस भी मेरा फिक्स, और एंगल थीटा भी मेरा फिक्स। वेरिएबल क्या है मेरे पास, डेल्टा, है ना। तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने क्या कह दिया, पावर एंगल इक्वेशन, और इस डेल्टा को हमने क्या कह दिया, पावर एंगल। See this, यहाँ पे लिखा रखा है, the power expression derived represent per phase power, and in order to derive the power for three phase we must multiply the expression by a factor of 3। ये मैं बता चुका हूँ। In this expression the voltage being used are per phase voltage, ये सारी पर फेज है। अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो डेल्टा में तो लाइन वोल्टेज और पर फेज वोल्टेज तो सेम है, बट अगर स्टार कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे हम वीटी या ईएफ जो भी मेरे को इक्वेशन में दे रखा होगा थ्री फेज वोल्टेज को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईएफ बाई रूट थ्री या वीटी बाई रूट थ्री। समझ में आ गया ना, ये न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ये तो हुआ मेरा आउटपुट पावर। ओके, डेवलप पावर कहाँ आएगा, डेवलप पावर कैसे निकालोगे, डेवलप पावर सेम वैसे ही सिंपल है, देखो यहाँ पे डेवलप पावर होगा अपना पी डी इज इक्वल टू ई एफ, है ना, इनटू आई ए। ये तो होगा, यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, एयर गैप वाला पावर, एयर गैप के बाद में यहाँ डेवलप पावर है और ये आउटपुट पावर है, तो इसका कॉन्जुगेट आउटपुट पावर के लिए ईएफ की जगह क्या आ जाएगा, वीटी, बस यही करना है, सी दिस। डेवलप पावर इन सिंक्रोनस मशीन, डेवलप पावर इज नॉट डायरेक्टली गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये पता है, वही प्रोडक्ट नहीं एंड आर्मेचर करंट, बट वी नीड टू टेक वी इनटू आई कॉन्जुगेट इन ऑर्डर टू डिराइव द कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है ना, अपेरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर, तो आई ए तो सेम आएगा एज इट इज। एस डेवलप में क्या आ जाएगा, ई एफ इंटू आई का कॉन्जुगेट, डेवलप पावर में ई एफ, क्योंकि यही तो मेरा इंड्यूस वोल्टेज है, डेवलप वोल्टेज ई एफ। और ई एफ की जगह क्या लिखेंगे, ई एफ डेल्टा, पोलर फॉर्म में लिखेंगे सब कुछ, वही सेम किया अपनों ने। एंगल क्या, सिंपल इक्वेशन है, ये कुछ आ जाएगा डेवलप पावर। फिर से डेवलप पावर का हमें वो निकालना है, रियल पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर। तो पी डेवलप क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ दिस, सी दिस। क्यू डेवलप क्या आ जाएगा, साइन ऑफ दिस। तो आराम से डेवलप डिराइव हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ अब हमें निकालना है मैक्सिमम पावर आउटपुट। ओके, मैक्सिमम पावर आउटपुट
विथ रिस्पेक्ट टू पावर एंगल डेल्टा। क्यों भाई डेल्टा है? क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, बाकी सारी क्वांटिटी इस इक्वेशन में देखो, ईएफ जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड करंट पे, जो कि एक्साइटेशन है, डीसी एक्साइटेशन की वजह से आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट, थीटा एस भी कांस्टेंट, जेड एस भी कांस्टेंट, ईएफ वीटी टर्म इनफाइनाइट बस बार के कनेक्टेड है तो वीटी भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास सिर्फ बचा क्या, डेल्टा, क्योंकि यही वेरिएबल है। ओके, सो मैक्सिमम पावर आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू पावर एंगल डेल्टा। तो ये जो चीजें मैंने बताई है आपको यहाँ पे लिख रखी है। इन द पावर एंगल इक्वेशन ईएफ कैन नॉट चेंज अंटिल द फील्ड करंट इज चेंज, है ना, फील्ड करंट को अगर चेंज नहीं करोगे तो ईएफ भी चेंज नहीं होगी, तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट। वीटी कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट इफ द जनरेटर, है ना, इज कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस और ए पावर सिस्टम। ओके, ZS और द इंपेडेंस ऑफ अल्टरनेटर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा। एंड हेंस द ओनली वेरिएबल इन पावर इक्वेशन इज द पावर एंगल डेल्टा। सिंस पावर डिपेंड्स ऑन दिस एंगल डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड एज पावर एंगल। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे निकालते हो आप क्या करते हो, कोई भी चीज को मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हो, उसको डिराइव करते हो किसके रेस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल है, और उसको क्या पुट कर देते हो, जीरो। तो हमें भी क्या करना है, डीपी अपॉन डी डेल्टा को क्या पुट करना है, जीरो, है ना। तो ये देखो ये डी आउटपुट, आउटपुट निकाल रहे हैं हम, है ना, आउटपुट से मतलब है हमें, तो डी पी आउटपुट अपॉन डी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम पावर। ओके, तो डी पी अपॉन टी डेल्टा, पी आउटपुट की इक्वेशन कहाँ है, चलो देखते हैं हम, दिस इज द पी आउटपुट इक्वेशन, है ना। तो अब मुझे बताओ इसको अगर डिराइव करोगे तो क्या आएगा, वी टी ई एफ अपॉन जेड एस, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पड़ा रहेगा, कॉस का, कोसाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, सही कह रहा हूँ, थीटा एस माइनस डेल्टा। अब अंदर थीटा तो एज इट इज पड़ा रहेगा, थीटा अब अंदर का डेरिवेशन करोगे, थीटा एस तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, माइनस डेल्टा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये तो आ जाएगा वी टी ई एफ अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा। इसका ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये भी क्या कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई, तो पूरी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या, डेरिवेटिव क्या हुआ, जीरो। तो मेरे पास क्या आया, वी टी ई एफ अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा। सी दिस, ये आ गया, यही तो आया, इसको हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। ओके, इसको जीरो पुट किया हमने, तो अब निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो कब हो सकता है, जब साइन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। साइन की वैल्यू जीरो तब होती है, साइन ऑफ जीरो इज जीरो, सो थीटा एस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इसका मतलब थीटा एस बराबर डेल्टा। दिस इज द कंडीशन, कोई पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, दिस इज द कंडीशन एट विच वी आर गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट पावर नॉट डेवलप पावर, ये ध्यान रखना, और रियल पावर की बात कर रहे हैं हम, है ना, रिएक्टिव पावर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब निकालने के लिए पी मैक्सिमम कितना आएगा, कुछ नहीं करना आपको, जो अपनी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी पी आउटपुट के अंदर, उसमें डेल्टा की जगह क्या पुट करना है, थीटा पुट करना है, तो पुट कर दो आप यहाँ पे, जैसे पुट करोगे क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी, थीटा एस माइनस थीटा एस क्या आएगा, जीरो, कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो वी टी ई एफ अपॉन जेड एस माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस डेल्टा, यहाँ डेल्टा पुट कर दो, थीटा की जगह डेल्टा, बस। तो दिस इज द मैक्सिमम, सी दिस, है ना, यही तो आया, सिंपल मैथमेटिक्स है, और कुछ नहीं बचा। क्यू आउटपुट देखते हैं, इस एंगल पे रिएक्टिव पावर कितना होगा। ओके, रिएक्टिव पावर होगा, अगर जैसे इसमें पुट करोगे, क्यू आउटपुट की बात करें, क्यू आउटपुट कहाँ, ये रहा, पुट करो इसके अंदर थीटा एस माइनस डेल्टा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस, ये बचेगा, ये रहा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव, ये मतलब एक्टिव पावर तो हम दे रहे हैं जनरेटर, बट रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, ले रहे हैं, है ना, एक्टिव पावर वी आर गिविंग, बट रिएक्टिव पावर हम क्या कर रहे हैं, ये जो जनरेटर है, जनरेटर क्या कर रहा है, एक्टिव पावर तो दे रहा है, चलो गुड, बट रिएक्टिव पावर यानी ये अपने ऑपरेशन के लिए क्या कर रहा है, रिएक्टिव पावर ले रहा है, तो ये तो नुकसान वाला हुआ। कैसे नुकसान हुआ भाई, क्योंकि इसके लोड लगा होगा, कुछ ना कुछ लोड लगा होगा जनरेटर के। अब मुझे बताओ ये जो लोड है, ये मैक्सिमम क्या होता है, 90% या 100% मान लो लैगिंग लोड होता है। लैगिंग लोड क्या करता है, ये मैं बता चुका हूं सर्किट के अंदर, लैगिंग लोड रिएक्टिव पावर लेता है, कंज्यूम करता है, और कैपेसिटिव जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटिव लोड, ये रिएक्टिव पावर देता है। तो अब मुझे बताओ इंडक्टर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर, तो ये भी लेगा,
जनरेटर को भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर। तो भाई ये भी रिएक्टिव पावर ले रहा है, ये भी रिएक्टिव पावर ले रहा है, जनरेट दे कौन रहा है इन दोनों को, कोई नहीं दे पा रहा। तो दिस दिस ये वाला, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्टिव पावर का शॉर्टेज हो जाएगा ना, ये ले पा ये भी कंज्यूम कर रहा है, ये भी कंज्यूम कर रहा है, लोड भी, और ट्रांसमिशन लाइन भी तो लेगी रिएक्टिव पावर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस, इस ऑपरेशन से हम बचते हैं। So for maximum power output from alternator, the power angle must be equal to impedance angle of alternator. ये देखते हैं कि पावर एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इंपेडेंस एंगल के लिए। एंड इन सच केस द रिएक्टिव पावर इज नेगेटिव, which means the alternator operates at leading power factor. ऑब्वियस है लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करेगा क्योंकि रिएक्टिव पावर नेगेटिव है, बता चुका हूं ना। यानी ये लोड कैसा होना चाहिए, कैपेसिटी हो, तभी फायदा है। अगर ये लोड मेरा कैपेसिटिव होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ये जनरेटर को रिएक्टिव पावर यहां से मिल जाएगा इस लोड से। बट 90% केस में ऐसा होता नहीं है, हमारा इंडक्टर होता है, प्रैक्टिकल लोड तो इंडक्टिव लोड होता है, और एक कैपेसिटिव लोड इज कनेक्टेड एट द अल्टरनेटर टर्मिनल्स, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोड्स आर लैगिंग इन नेचर, सो दिस कंडीशन इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। ये कंडीशन प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। Okay, so the direction of current in a generator implies that generator delivers electrical power, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो हाँ दे रहा है ये एक्टिव पावर। बट सिंस रिएक्टिव पावर इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा है जनरेटर के अंदर, मतलब दे रहा है, नेगेटिव आया ना, सो नेगेटिव, it implies that hypothesis is false and generator absorb reactive power। यानी ये यहां से सिद्ध हुआ कि जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए रिएक्टिव पावर चाहिए। सो अबाउ कंडीशन इज नॉट यूज। क्यों यूज नहीं की जाती? क्योंकि मेरे मैक्सिमम लोड के, अगर मेरा लोड कैसा है, कैपेसिटिव लोड है, तब तो कुछ चल जाएगा जनरेटर। क्यों? क्योंकि जनरेटर को रिएक्टिव पावर कौन दे देगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है और इंडक्टर क्या करता है, कंज्यूम करता है, तब तो चल जाएगा। बट 90% केस में जो प्रैक्टिकल जो केस होता है हमारा, वो उसमें तो लोड हमारा क्या होता है, लैगिंग लोड होता है, तो उसको भी रिएक्टिव पावर चाहिए। वो चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है ना। as p output max condition generator in p output condition generator absorb reactive power and load also need reactive power, क्योंकि लोड कैसा है मेरा, इंडक्टिव, then there is no device which is supplying the reactive power, so this condition is not practically feasible। okay ओके अब इसका हम पी आउटपुट और डेल्टा के बीच में एंगल प्लॉट कर लेते हैं। कैसे प्लॉट करने हैं वो देखते हैं हम, है ना। सीधे इसको मैं प्लॉट करने वाला हूँ यहाँ पे, देखना ये बना रखा है मैंने, कैसे प्लॉट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले मैं अगर प्लॉट करूं, मैक्सिमम आउटपुट, पी आउटपुट की बात कर रहे हैं, वो कितना मिला हमें, ई एफ वी टी, है ना। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ई एफ वी टी जेड एस कॉस डेल्टा का ग्राफ की अगर बात करें, है ना, ई एफ वी टी कॉस डेल्टा, हमारा पी आउटपुट कैसा है। पी आउटपुट की इक्वेशन देख लो आप पहले तो, ये रही, इसी को प्लॉट करना है। तो देखो कैसे प्लॉट करता हूं, बहुत सिंपल है ये, ज्यादा टफ नहीं है ना। देखते जाओ। सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, बता चुका हूं मैं कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल कौन सा है, डेल्टा, और ये भी क्या है, मेरी कांस्टेंट टर्म है। तो मुझे बताओ, अगर इस कांस्टेंट टर्म को मैं हटा भी दूं, इसको हटा भी दो एक बार, है ना, और ये मेरा कांस्टेंट है, तो पी आउटपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आउटपुट को लिख सकता हूँ के टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स क्या है मेरा, थीटा माइनस डेल्टा। तो बताओ पी आउटपुट का ग्राफ कैसा आना चाहिए, कोसाइन, ठीक है ना। कोसाइन का मतलब क्या होता है, ये ऐसा कुछ, और साइन का यहां से, समझ में आया। तो देखो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, दूसरा, ये एंगल किसके बीच में है, हम प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे तो पी आउटपुट आ गया, एक्स एक्सिस पे क्या है, डेल्टा है। तो ये आपने पढ़ा होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कह सकता हूं, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज हैं। तो कॉस थीटा माइनस डेल्टा को मैं लिख सकता हूं कॉस डेल्टा माइनस थीटा, है ना, वही किया देखो यहाँ पे, है ना, कॉस डेल्टा, कॉस थीटा माइनस डेल्टा को क्या लिख दिया मैंने, कॉस डेल्टा माइनस थीटा। तो सबसे पहले मैं कॉस डेल्टा का ग्राफ बना रहा हूँ। कॉस डेल्टा का ग्राफ कौन सा आएगा, सिंपल, कॉस डेल्टा कोई भी हो यही तो आएगा, ये -90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और 0 डिग्री पे ये मैक्सिमम पीक मिलता है। तो सी दिस, ये ब्लू वाली, ये बना रहा हूं मैं रेड कलर का, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस डेल्टा ग्राफ,
है ना, कॉस डेल्टा, और ये कांस्टेंट है इसके साथ ई एफ वी टी जेड एस, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हुआ। मुझे क्या बनाना है अब, डेल्टा माइनस थीटा एस, यानी ग्राफ शिफ्ट हो गया, कितना एंगल शिफ्ट हो गया, थीटा एस। तो जहां जहां पे, यानी ये 0 डिग्री था, 0 में कितना एंगल ऐड कर दो, थीटा एस, तो मेरा पीक अब कहां पे आएगा, पीक आएगा जब 0 डिग्री पे पीक आ रहा था, अब मेरा पीक आएगा थीटा एस पे। तो देखो ये थीटा एस आ गया, तो ये दूसरा डॉटेड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सी दिस, ये वाला ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ ई एफ वी टी अपॉन जेड एस कॉस डेल्टा माइनस थीटा एस, ये देखो ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ओके, यहां तक बना, चलो इतना बन गया, अब मेरा ग्राफ कितना बन गया है, ये वाला। ओके, ई एफ वी टी जेड एस कॉस डेल्टा माइनस थीटा, ये तो हो गया। अब इसमें से क्या करना है मुझे, माइनस करना है ये वाली, देखो ये इक्वेशन थी हमारी वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस, तो ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इस ग्राफ के अंदर से थ्रू आउट एक कांस्टेंट टर्म माइनस होगी तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, बाकी शेप तो यही रहेगी। तो फाइनल जो ग्राफ बना हमारा, फाइनल ग्राफ बना ये वाला, ये तो थीटा एस, पीक तो थीटा एस पे आएगा, बट देखो ये मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड जो कम हुआ इसकी वैल्यू कितनी है, वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस, कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से ये पावर एंगल कर्व हमारा कोसाइन के फॉर्म में बना है, लेकिन कैसे बना देखो, ये बता दिया मैंने। इस एंगल को हम कहते हैं पावर एंगल कर्व, ठीक है। पावर एंगल कर्व शोज द वेरिएशन इन रियल पावर विथ रेस्पेक्ट टू पावर एंगल डेल्टा। ओके, ये कैसे बना समझ में आ गया आपके। चलो नेक्स्ट, इंपिडेंस एंगल की बात करते हैं। इंपिडेंस एंगल क्या होता है, थीटा एस एंगल होगा, जेड एस एक्सेस आर ए, ये सिंपल। ओके, आर ए प्लस जे एक्स, है ना, आर ए प्लस जे एक्स हो गया अपना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसकी थीटा एस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90 डिग्री, इससे ज्यादा हो सकती है। 90 डिग्री का मतलब ये पैरेलल में होगा, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो थीटा एस हमेशा 90 डिग्री से कम होगा, इंपिडेंस एंगल, समझ में आ रहा है। ये इंपिडेंस एंगल हमेशा थीटा एस, यानी ये हमेशा क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, थीटा एस इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, नाउ सो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अब देखते हैं क्या होता है। नाउ स्टेबल ऑपरेशन, स्टेबल ऑपरेशन के भी मशीन, मैंने आपको बताया ना, सिंक्रोनस मशीन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि ये स्टेबल होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिसिटी पूरी जो वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, अल्टरनेटर कर रहा है। अगर वही अनस्टेबल हो गया तो पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो हमारी मेन क्राइटेरिया क्या है, स्टेबिलिटी, है ना। तो उसके लिए क्या है, ये आप जब पावर सिस्टम पढ़ोगे तब आपको कंडीशन डिराइव करोगे, व्हाट इज दी कंडीशन ऑफ ए पावर सिस्टम टू बी स्टेबल, तो वो ये आती है, डीपी बाय डीपी आउटपुट अपॉन डी डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। जो ये वेरिएशन है आउटपुट पावर अपॉन डी डेल्टा का, ये मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये कहाँ पे पढ़ोगे आप, पावर सिस्टम में पढ़ोगे, बट अभी अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो, दिस इज दी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, है ना। इसे हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं। डी पी आउटपुट अपॉन डी डेल्टा, पी मतलब रियल पावर आउटपुट। ओके, तो देख लो डी पी आउटपुट अपॉन डी डेल्टा हमने डिराइव किया था, वो कितना आया था, अभी देख लो, ये रहा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो देखो इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो करोगे तो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, इस कंडीशन से क्या हुआ, थीटा एस माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, तो इससे हमें क्या निकला, डेल्टा पावर एंगल मस्ट बी लेस देन थीटा एस, यानी जो पावर एंगल है वो हमारा इंपिडेंस एंगल से कम होना चाहिए, है ना। तो देखो कंडीशन देख लेते हैं, पहला डेल्टा इज लेस देन थीटा एस, तो पी आउटपुट हमारा क्या होगा, लेस देन पी मैक्स होगा। पी मैक्स हम निकाल चुके हैं, पी मैक्स कितना आया है, ये रहा पी मैक्स, दिस वन, है ना। मैक्सिमम पावर जो हमको मिल रहा है उससे पी आउटपुट कम मिलेगा, बट मेरी मशीन क्या आएगी, स्टेबल, मतलब मशीन मेरी स्टेबल तो होगी बट मुझे मैक्सिमम पावर नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब मेरा डेल्टा इज इक्वल टू थीटा जो हमने डिराइव किया था, याद करो, मैक्सिमम पावर के लिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, इंपिडेंस एंगल हमारा पावर एंगल के बराबर होगा। तो
उस केस में हमारा पी आउटपुट क्या होगा, पी मैक्स होगा, तब मेरा सिस्टम कहलाएगा मार्जिनली स्टेबल। बट डेल्टा अगर थीटा एस से बड़ा होगा, यानी पावर एंगल इंपेडेंस एंगल से बड़ा होगा, तब मेरी मशीन क्या कहलाएगी, अनस्टेबल। हम मशीन को कहाँ ऑपरेट कराएंगे हमेशा, इस पे फर्स्ट डेल्टा ले, क्योंकि अगर मार्जिनली स्टेबल पे अगर आपने ऑपरेट करवा दिया, मैक्सिमम पावर तो मिल रहा है, बट वो कुछ ही सेकंड में इतने सारे लॉसेस होते हैं, इतने सारे, कभी भी ये इस वाली केस में चला जाएगा। कैसे, देखो देखो एग्जांपल के तौर पे थीटा एस पावर, मैक्सिमम पावर डेवलप भी देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी यह ध्यान रखना हमेशा मैक्स जो स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन याद रखना, और हम ऑपरेट भी इसी पे करवाते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू थीटा एस पे तो नहीं करवाते, मार्जिनल स्टेबल पे बिल्कुल नहीं करवाते। मैक्सिमम डेवलप पावर भी निकाल लेते हैं, तब क्या करोगे, डी पी डेवलप्ड डिवाइडेड बाई डी टी, डी डेल आएगा सॉरी, है ना, इज इक्वल टू 0। तो वो पावर डेवलप वाली इक्वेशन हमने निकाली थी रियल वाली, ये रही, इसको इसको डिराइव करो तो देखो क्या आएगा, ये तो क्या हो गई मेरी कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई, EF cos थीटा अपॉन जेड तो कांस्टेंट हुई। इधर देखो EF VT अपॉन जेड तो कांस्टेंट एज इट इज पड़ेगा, कोसाइन ऑफ इसका एंगल कितना आएगा, साइन माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो साइन थीटा एस प्लस डेल्टा। तो पावर जो डेवलप्ड है मैक्सिमम उस केस के अंदर ये रही, डीपी और डेल्टा क्या आ जाएगा, EF VT देखो 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मेरा डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब मुझे बताओ थीटा प्लस डेल्टा तो 0 हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव, दोनों को ऐड करोगे तो 0 डिग्री तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये थीटा प्लस डेल्टा है, 0 कब हो सकता है, 180 डिग्री पे, तो इन दोनों का समेशन कब होगा, 180 डिग्री। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप पावर, रियल पावर, है ना। तो देखते हैं डेवलप पावर मैक्सिमम हो पाता कि नहीं, थीटा प्लस कैन नॉट बी 0 बिकॉज बोथ एंगल्स आर पॉजिटिव, हेंस थीटा एस प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ सिंस, अब मुझे बताओ थीटा एस हमेशा 90 डिग्री अक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, अभी बताया मैंने आपको, ये देखो 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, तो 90 डिग्री ही मान लो मैक्सिमम, या 80 डिग्री मान लो। तो अगर आप 80 डिग्री इसको मानते हो थीटा एस को, 180 माइनस 80 डिग्री, डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिग्री, डेल्टा 100 डिग्री, थीटा एस 80 डिग्री, थीटा यानी डेल्टा बड़ा हो गया थीटा एस से, डेल्टा बड़ा हो गया थीटा एस से, सी दिस कंडीशन। थर्ड, मेरा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल, समझ में आया। सो फॉर स्टेबिलिटी डेल्टा इज लेस देन, सो इट इज अनस्टेबल ऑपरेशन। तो मैंने बताया ना आपको, मैक्सिमम डेवलप पावर पे हम ऑपरेट नहीं करवा सकते, कभी अचीव ही नहीं करेगा, आप कर भी लोगे, एक बार अचीव कर गया, यानी सीधी सी बात है, जो मशीन की रेटिंग है 11 केवी एक ही, और आप कह रहे हो कि मैं 11 केवी से ऑपरेट ज्यादा करवाऊंगा, पूरा सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाएगा, पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो ये ध्यान रखना। सो ये कंडीशन एग्जाम में आ सकता है कि भी ये कंडीशन होती है, बट इन कंडीशन पे हम ऑपरेट नहीं करवाते, मैक्सिमम डेवलप पावर नहीं करवाते। ओके, सो द वैल्यू ऑफ पावर एंगल एट विच मैक्सिमम डेवलप पावर इज अचीव्ड लाइज बियॉन्ड द स्टेबल रेंज, बियॉन्ड स्टेबल, चलो ये तो स्टेबल रेंज पे, जो रियल पावर आउटपुट है वो तो स्टेबल रेंज पे ऑक्यूपाई कर रहा है, मार्जिनली स्टेबल तो है, बट ये तो मार्जिनल स्टेबल से ऊपर चला गया अनस्टेबल रीजन के अंदर। सो मैक्सिमम डेवलप पावर कैन नॉट बी प्रैक्टिकली अचीव्ड, ये प्रैक्टिकली अचीव हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कुछ इस इक्वेशन के अंदर जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आता है वो देखते हैं हम। इसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, एक्सेस इज वेरी मच ग्रेटर देन आर ए। तो मुझे बताओ अगर आर ए को नेग्लेक्ट कर दिया, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी होगी इंपेडेंस के एंगल की, 90 डिग्री, है ना, कुछ नहीं करना आपको, जो जो इक्वेशन है वहां पे थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो, 90 डिग्री, तो cos 90 माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा, और cos 90 क्या होता है, 0, तो मेरे पास पी आउटपुट क्या बचा, सिर्फ इतना, सी दिस, ये रहा, यूजुअली एक्सेस इज ग्रेटर देन आर ए, नेग्लेक्ट आर ए, है ना। तो यहाँ पे मुझे डेवलप पावर मिला, और यहाँ मेरे को पी आउटपुट मिला, मैंने आर ए को नेग्लेक्ट कर दिया, जेड एस क्या बन जाएगा 90 डिग्री, पी आउटपुट कितना मिला मुझे, सी दिस, सही है। EF VT ZS की जगह एक्सेस हो गया है, ध्यान रखना, ZS मेरा एक्सेस बन चुका है। क्यू आउटपुट कितना मिलेगा देख लो आप, उसमें पुट करके देख लो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इंपेडेंस एंगल की, तो ये बन जाएगा। ओके, पावर डेवलप्ड, डेवलप पावर के वाले देख लेते हैं, पावर डेवलप में अगर आप पुट करोगे तो क्या मिला, EF VT अपॉन एक्स साइन डेल्टा। क्यू डेवलप कितना मिला, EF अपॉन एक्सेस दिस। अब आप देख रहे हो इस वाले कंडीशन पे आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आउटपुट पावर और डेवलप पावर दोनों सेम आ गए,
सी दिस पी डेवलप इज इक्वल टू पी आउटपुट, ये देखो ई एफ वी टी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। ये कैसे आया भाई? एक्टिव पावर है ये, तो पावर डेवलप तो यहाँ पे हुआ। अब मुझे बताओ एक्टिव पावर, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कुछ लॉसेस होगा, क्योंकि एक्टिव पावर तो सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर ही लॉस होता है, तो वो है ही नहीं। तो पी जितना पावर डेवलप है उतना ही पावर आउटपुट मिल जाएगा मुझे। बट रिएक्टिव पावर देखो, रिएक्टिव पावर क्यू आउटपुट कितना है ये, और क्यू डेवलप कितना था ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। ये बराबर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ से जो क्यू डेवलप चला, यहाँ पे इंडक्टर आ गया बीच में। इंडक्टर क्या करता है? रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, तो ये रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा, फिर आगे कुछ अलग भेजेगा। तो इसलिए क्यू आउटपुट और क्यू डेवलप मेरे अलग अलग है, वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो देखो P develop is equal to P output if RA is ignored because there is no resistance, hence between developed power and output power there is no consumption of real power. Okay, but Q develop is not equal to Q output because between developed reactive power and output reactive power there is a synchronous reactance which absorbs the reactive power. इसलिए Q output हमें कम मिलता है डेवलप से, सीधी सी बात है। अब अगर इसको अगर हम प्लॉट करें, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ आउटपुट पावर को, ये वाली इक्वेशन किसकी पावर एंगल किसके लिए प्लॉट किया था? जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी। और ये वाली अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ, किसके लिए प्लॉट कर रहा हूँ? जब मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस को हटा दिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हटा दिया, तो देखो ये क्या बन गया, ये तो कांस्टेंट है। साइन डेल्टा का ग्राफ कहां से चालू होता है? यहां से। तो ये बना दिया मैंने। मैक्सिमम कब मिलेगा मुझे? 90 डिग्री पे। साइन 90 मैक्स 1 होता है ना, तो देखो साइन 91 1 पुट करो तो मैक्सिमम जो पीक मिला आउटपुट पावर का वो क्या मिला? ई एफ वी टी अपॉन एक्स। हमेशा एग्जाम के अंदर ये वाला पूछा जाता है, आर ए को हमेशा नेग्लेक्ट मानते हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, आप याद करने का तो ये भी कर सकते हो, जो मेन इक्वेशन है हमारी, है ना, ये वाली एक इक्वेशन अगर याद रखो, ये वाली इक्वेशन अगर याद रखो तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा एस की जगह वैल्यू क्या पुट करना है? 90 डिग्री, बाकी सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। अब इससे मैंने क्या बताया? डेल्टा, डेल्टा अगर थीटा एस से कम है तो मेरा स्टेबल ऑपरेशन है, तो ये स्टेबल वाला रीजन आ गया, और डेल्टा थीटा एस से ज्यादा है तो ये अनस्टेबल वाला हो गया। तो स्टेबिलिटी लिमिट कौन सी हुई मेरी? स्टेबिलिटी लिमिट ये हुई। अगर आपको कोई पूछे सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, वो होती है पी मैक्स के बराबर, और जो कि होती है ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी लिमिट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बढ़िया, स्टेबिलिटी लिमिट तो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो? तो एक्सेस तो मेरा कांस्टेंट है, एक्सेस को आप कम कर सकते हो तब बढ़ सकता है। वीटी तो मेरा फिक्स है ना, जो डिपेंड नहीं। ईएफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ईएफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एक्साइटेशन को इंक्रीज करके। ठीक है, सो टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, है ना, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम वी नीड टू इंक्रीज द मैक्सिमम पावर लिमिट ऑफ द सिस्टम। To improve the stability of the system we need to increase the maximum power limit of the system, which can be done by increasing induced EMF which is controlled by the controlling the field current। तो आपके पास फील्ड करंट IF DC एक्साइटेशन है, उसको अगर आप चेंज करके आप कोई मशीन की मैक्सिमम लिमिट, स्टेबिलिटी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर कि कैलकुलेट दी स्टेबिलिटी लिमिट इफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, तो सीधा EF VT अपॉन एक्सेस। कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सिंक्रोनस रिएक्टेंस को कम कर सकते हो या EF को बढ़ा सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आया कि भी हम मैक्सिमम डेवलप पावर पे ऑपरेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि ये तो अनस्टेबल हो जाता है, ये कंडीशन आ जाती है, डेल्टा इज ग्रेटर देन थीटा एस। ओके, हमें तो ऑपरेट करवाना है ये वाली पी आउटपुट लेस देन पी मैक्स। तो ये तो वो अल्टरनेटर का केस है ना, सिलिंड्रिकल रोटर के लिए बनाया मैंने आपको। नेक्स्ट क्लास में जो कल हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोटर का। मोटर में कुछ नहीं होगा, सेम डेरिवेशन होगा। आईए का डायरेक्शन ऐसा ना करके हम ये कर देंगे, हमारा इनपुट ये था, आउटपुट ये था, है ना, या फिर इनपुट एक्चुअल हमारा क्या था? मैकेनिकल पावर था, एक्साइटेशन को हम घुमा रहे थे एन स्पीड से, है ना, वो था। आउटपुट पावर टर्मिनल वोल्टेज था। मोटर के केस में क्या हो जाएगा? इनपुट मेरा ये इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, आउटपुट मेरा मैकेनिकल हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करके आप सारा कुछ निकाल सकते हो। ये मेरा इनपुट पावर हो जाएगा और ये फिर से आपका आउटपुट पावर या डेवलप पावर जो भी है ना। चलो, तो ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपका मोटर का केस पढ़ेंगे, पावर एंगल इक्वेशन। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।